गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जल संसाधन, जो कि हमारे ज्योग्राफी का थर्ड लेसन है। जल संसाधन में हमारे कंटेंट रहेंगे संसाधन के रूप में जल, भारत में जल संसाधन की क्या स्थिति है, जल दुर्लभता क्यों है, जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे किया गया है, क्या जल संग्रह के प्राचीन साक्ष्य भी मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आधुनिक जल संग्रह का साधन बांध और बांधों के विरोध में चलाए गए आंदोलन के। राज्यों में जल विवाद कहाँ कहाँ पर है, जल संग्रह के किन तरीकों को अपनाया जाता है। साथ में हम बात करेंगे भारत के मानचित्र में स्थिति और लास्ट में रहेगा हमारा अभ्यास कार्य। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संसाधन के रूप में जल। देखिएगा, आप सब जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जल की वजह से, क्योंकि पृथ्वी का 3/4 भाग वो जल से ढका हुआ है और कुल जल का 96.5% जल महासागरों में है। सागरों और महासागरों में ये जो जल है ये लवणीय जल है, यानी कि खारा पानी है जो हमारे प्रयोग लायक नहीं है। केवल 2.5% पानी ही जो अलवणीय है, यानी कि मीठा पानी है, जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं। और कुल अलवणीय जल का यानी कि टोटल जो हमारा मीठा पानी है उसका 70% तो बर्फ़ के रूप में जमा है, चाहे वो बर्फ़ भूमि पर है या फिर पहाड़ों पर जमी हुई है। 30% वो सतह पर पानी है या फिर भूमि के अंदर है, और भूमि के अंदर का जो पानी हम प्राप्त करते हैं, चाहे कुएं हो, हैंडपंप है या फिर ट्यूबवेल से प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं भारत में जल संसाधनों की क्या स्थिति है। देखिएगा, विश्व में कुल जनसंख्या है 770 करोड़ और भारत की जनसंख्या 2019 के अनुसार 135 करोड़। भारत में संसार की 16% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन पानी केवल 4% ही प्रयोग करती है। और जल के प्रयोग में भारत की स्थिति 133वें है, 133वें स्थान पर है जल के प्रयोग में भारत। जल हालांकि नवीकरणीय संसाधन है, अपने आप नया बन जाता है। जल चक्र आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि कैसे समुद्र से, सागर, महासागरों से पानी भाप बन करके ऊपर जाता है, संघनन होता है, बादल बनते हैं, बारिश होकर के वही पानी फिर से ज़मीन पर आ जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है, नया जल बनता रहता है, लेकिन फिर भी जल की कमी है। और अनुमान है कि 2025 तक भारत की 20 करोड़ जनसंख्या जल की कमी झेलेगी। आखिर जल की कमी क्यों, क्या वजह है कि जल दुर्लभ हो गया है? इसके कारणों पर अगर हम नज़र डालें तो इसका मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या। देखिएगा, जल संसाधन तो सीमित मात्रा में है, लेकिन जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये जल की कमी तो झेलनी पड़ेगी। ऐसे ही सेकंड अगर हम पॉइंट देखें, शुष्क क्षेत्रों में कृषि। देखिएगा, पहले कृषि होती थी तो पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर करती थी, लेकिन अब जिन एरिया में वर्षा कम होती है वहाँ पर भी ज़्यादा कृषि की जाती है, और कृषि के लिए फिर पानी जो है वो अन्य साधनों से जुटाया जाता है। तो शुष्क क्षेत्रों में कृषि कार्यों में ज़्यादा जल प्रयोग करने से भी जल की दुर्लभता हुई है। इसके अलावा उद्योगों में भी पानी प्रयोग होता है, और एक सर्वे के अनुसार उद्योगों में कुल जल का 6% पानी प्रयोग हो जाता है। लास्ट हम बात करें कि कुल जल है, लेकिन वो भी अगर प्रदूषित है तो फिर जल दुर्लभता होगी, क्योंकि प्रदूषित जल हमारे यूज़ के लायक नहीं है, हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते। तो प्रदूषित जल की वजह से भी जल दुर्लभता हुई है। इसे जल दुर्लभता की वजह से ज़रूरत है जल का संरक्षण करने की, जल को बचाने की, क्योंकि जल ही जीवन है। अब बात करें कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि जल का संरक्षण हम आज ही कर रहे हैं। प्राचीन काल में भी जल संरक्षण होता था, और आधुनिक काल में भी हम कई तरीकों से जल का संरक्षण कर रहे हैं, और सरकार भी हमारी कुछ कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्राचीन काल में जल का संरक्षण कैसे होता था, तो देखिएगा, कुछ जगह, अलग अलग जगहों का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि ईसा से 100 साल पहले इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरा में गंगा नदी के जल को संरक्षित किया जाता था, उसको संग्रह किया जाता था गंगा नदी के जल का। 11वीं शताब्दी में भोपाल के पास एक कृत्रिम झील मिली है जहाँ पर जल को संग्रह करते थे। 14वीं शताब्दी में दिल्ली में इल्तुतमिश ने हौज खास बनवाया। ये हौज खास दिल्ली के सिटी फोर्ट एरिया में जल सप्लाई के लिए बनाया गया था, जो एक तरह का तालाब है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़े स्तर पर बांध और झीलों का निर्माण करवाया। इसके अलावा हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं उड़ीसा के कलिंग,
आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, जहाँ से हमें पता चलता है कि पुराने समय में सिंचाई तंत्र काफ़ी मजबूत था और कई तरीक़ों से जल संग्रह किया जाता था। ये जल संग्रह चाहे वर्षा जल संग्रह हो, नदियों का जल संग्रह हो या फिर झरनों का पानी संग्रह करते थे। ये तो हमने बात की थी प्राचीन तरीक़ों की। आधुनिक तरीका है वो है बांध। अब बांध क्या होता है? बांध होता है बाधा। पानी बह रहा है, उसके बीच में बाधा उत्पन्न कर दी तो वो कहलाएगा बांध। बाधा बनाने के बाद पीछे एक जलाशय बन जाता है जहाँ पर काफ़ी बड़े एरिया में पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो घरेलू ज़रूरत और औद्योगिक उपयोग में इसको प्रयोग किया जाता है, विद्युत बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण करता है, जो जलाशय बनता है वहाँ पर मछली पाल सकते हैं। इसके अलावा लोग घूमने फिरने देखने यहाँ पर जाते हैं तो ये पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित होते हैं। इतनी ज़्यादा प्रयोगों की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ऐसा नहीं है कि बांध हमेशा लाभदायक होते हैं, कुछ तरीक़ों से ये हानिकारक भी है, क्योंकि नदी का रास्ता रोक कर ये बनाए जाते हैं तो नेचुरल वे से जो नदी बह जब आती है तो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है और वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है और मैदानों तक पहुंचने से रुक जाती है। इसलिए भूमि का निम्नीकरण होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। दूसरी बात, अगर हम देखें कि बाढ़ों से क्या हानि है, तो बाढ़ जब वर्षा होती है तो एक तो पहले से उसमें पानी है, वर्षा का पानी और ज़्यादा हो जाता है तो कई बार बांध उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और बाढ़ का कारण भी बन जाते हैं। इनकी हानियों को देखते हुए बांधों के विरोध में कुछ आंदोलन चलाए गए। यहाँ हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर है, वहाँ पर बांध बनाया जाना था, गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया जाना था, इसलिए इसका नाम पड़ा नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब यहाँ के जो लोकल लोग थे उनकी रोज़ी रोटी छिन जाएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा इलाका वो पानी में डूब जाएगा बांध की वजह से। किसान, पर्यावरणविद और मानव अधिकार कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। दूसरा, टिहरी आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी जिले में नदी थी भागीरथी और भेलंगाना, इनके संगम पर ये बांध बनाया जाना था और इस बांध को बनाने से 23 गांव पूर्ण जलमग्न हो जाएंगे, लगभग 85,000 लोग बेघर हो जाएंगे। तो इतनी बुरी स्थिति अगर आएगी तो फिर बांध का विरोध किया गया और इसमें भी काफ़ी लोग शामिल हुए और ये एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र भी है, क्योंकि बांध के टूटने का खतरा भी फिर रहता है, इसलिए आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में, टिहरी आंदोलन। इसके अलावा हमारे लेसन के बीच में राज्यों में जल विवाद पूछे गए हैं, यहाँ पर हम उनको भी देख लेते हैं कि जल विवाद होता क्यों है। देखिएगा, नदी का कोई अपना कृत्रिम रास्ता तो होता नहीं, नेचुरल वे से उसको जो रास्ता मिलता है वहाँ पर वो बहती है। तो कुछ राज्यों को जब कवर करके बहती है तो राज्यों में उस पानी को प्रयोग करने के लिए कई बार झगड़ा हो जाता है कि हम इतना पानी प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम सिंधु नदी के बारे में तो जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जल विवाद रहता है, क्योंकि सिंधु नदी भारत से निकलने के बाद पाकिस्तान में जाती है, तो उसको कितना पानी यूज़ किया जाए। एक समझौता भी हुआ था, सिंधु जल समझौता, जिसके अनुसार भारत केवल 20% पानी ही इस नदी का प्रयोग कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ हमारे देश के अंदर भी जल विवाद रहे हैं नदियों के ऊपर। तो बात करें तो रावी और व्यास नदी को लेकर जो जल विवाद है, ये विवाद है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में, क्योंकि ये नदियाँ इन्हीं राज्यों से होकर के निकलती हैं। कावेरी नदी जल विवाद है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में। ऐसे ही महादाई जल विवाद है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा के बीच। कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच। बसंधरा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। जल साधन उतनी ही मात्रा में है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ज़रूरत है जल के संग्रह की। और जल संग्रह के कौन से तरीके अपनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। देखिएगा, राजस्थान में वैसे ही बारिश बहुत कम होती है, सबसे कम होती है, तो राजस्थान में पीने के लिए छत पर वर्षा जल संग्रह करते हैं। अब देखिएगा, छत पर वर्षा जल संग्रह, जैसे पहली बारिश होती है तो छत को साफ़ किया जाता है, जब छत साफ़ हो जाती है तो अगली बारिश में फिर उस पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसी छत के पानी को वो पीने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा घर के अंदर
एक टैंक बना लेते हैं, जैसे कि पिक में आपको दिखाई भी दे रहा है, टैंक बना लेते हैं और छत का पानी डायरेक्ट पाइप के थ्रू इस टैंक में चला जाता है। इस टैंक को टांका कहते हैं। इसके अलावा सेकंड पिक में हम देख पा रहे हैं एक जोहड़ टाइप को, एक गड्ढा सा बना लिया गया और इसमें पानी इकट्ठा जो करते हैं ये लोग, बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं सिंचाई के लिए। और इन खड्डों को जोहड़ कहा जाता है, लेकिन जैसलमेर में इन्हीं को खादिम कहते हैं, यानी कि जोहड़ का ही नाम रख दिया गया, जैसलमेर में खादिम। ऐसे ही बीकानेर और बाड़मेर में इनको कहा जाता है पालर, यानी कि जो टांके बनाए जाते हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए, टैंक बनाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। 1958 में राजस्थान के पश्चिमी एरिया में एक नहर बनाई गई, इंदिरा गांधी नहर, और इस नहर के बाद जल संग्रह के कुछ तरीकों में कमी आई है। इस नहर के आने के बाद राजस्थान के लोग पानी का संग्रह कम करते हैं। अब अपना ही देख लीजिए ना, हमारे हरियाणा में बारिश भी ठीक होती है, दूसरा नहरों का जाल बिछा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ का कृषि एरिया ज़्यादा है, तो नहरें लगभग हर एरिया को कवर करती हैं, इसलिए यहाँ पर पानी संग्रह पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन हम पानी संग्रह नहीं करते तो उसको वेस्ट भी तो नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरत हो उसके हिसाब से उसको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम मेघालय की बात करें, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है मासिनराम जगह है मेघालय के अंदर, वहाँ पर। दूसरा चेरापूंजी में बारिश होती है ज़्यादा, तो मासिनराम और चेरापूंजी में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। और यहाँ की जो घरेलू मांग है उसका 15 से 20% यहीं से पूरा हो जाता है वर्षा जल से। नदी और झरने को के पानी को इकट्ठा करने के लिए भी यहाँ लगभग 200 साल पुराना तरीका अपनाया जाता है। बांस में पानी इकट्ठा कर लेते हैं ये लोग। एक बांस में लगभग 18 से 30 लीटर पानी आ जाता है और उस बारिश के बाद फिर उस बांस के पानी को यूज़ कर सकते हैं। पहाड़ों के निचले स्थानों पर बांस की ही पाइपलाइन बिछा देते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ पानी बहता हुआ इन बांसों से आता है। ये लास्ट पिक में भी आप देख पा रहे हैं कि बांसों का एक जाल सा बिछा दिया कि एक बांस से दूसरे बांस में, और ऐसे करके पानी ऊपर से निचले इलाकों में आ जाता है। इन बांसों से सिंचाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पानी की स्पीड को कम कर देते हैं, लगभग 20 से 80 बूंद प्रति मिनट कर देते हैं पानी की स्पीड को, और फिर खेतों में सिंचाई हो जाती है। और ये सिंचाई की टेक्निक जो है, तरीका जो है, इसको ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। नेक्स्ट हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के मैसूर ज़िले में एक गांव है गंगापुर। यहाँ पर 200 घरों ने टांके बना रखे हैं। जैसे अभी हमने बात की थी राजस्थान में कि टैंक बने होते हैं घर के में, टांका कहते हैं, ऐसे ही कर्नाटक में भी टांके बनाए जाते हैं। और जिस गांव की अभी हमने बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यहाँ हर घर लगभग 50,000 लीटर जल संग्रह करता है, और 20 घर तो ऐसे हैं जो 10 लाख लीटर जल का संग्रह करते हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु में तो कंपल्सरी है वहाँ पर जल संग्रह करना, और ये वर्षा जल संग्रह करते हैं। छत पर ढांचा बनाना इनके लिए कंपल्सरी होता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो पहले नक्शा पास करवाते हैं, उसका फॉर्मेट पास करवाया जाता है, ऐसे ही तमिलनाडु में भी हर घर की छत पर जल संग्रह ढांचा बनाना ज़रूरी है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आइए नज़र दौड़ाते हैं अपने मानचित्र पर। देखिएगा लेफ़्ट साइड हमें नदियों वाला मानचित्र दिखाई दे रहा है। ये नदियाँ आपने 9th क्लास में भी की होंगी। अब इन नदियों पर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, जो बांध बनाए गए हैं, इन बांधों से कई उद्देश्य पूरे किए जाते हैं, इसलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है बांधों को। अब बांध, सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे ऊंचे बांध की, तो सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध, और भाखड़ा बांध है सतलुज नदी पर। पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर है ये भाखड़ा बांध, सतलुज नदी पर। दूसरा हम बात करें सबसे बड़े बांध की, एरिया जो सबसे ज़्यादा कवर करता है, लंबाई जिसकी ज़्यादा है, तो वो बांध है हीराकुंड बांध। देखिएगा ये है हीराकुंड बांध, और किस नदी पर है? ये है महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड बांध है। भाखड़ा बांध है सतलुज नदी पर। ऐसे ही कुछ परियोजनाएं यहाँ पर दी गई हैं। ये नेक्स्ट हम देख रहे हैं कृष्णा नदी पर बांध है, और इस बांध का नाम है नागार्जुन सागर। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राणा प्रताप और महात्मा गांधी, ये 2 बांध बनाए गए हैं। ये थे हमारे लेसन के अकॉर्डिंग कुछ बांध परियोजनाओं की बात की हमने। लास्ट में अपनी नॉलेज को थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, आंसर आप फटाफट दीजिएगा। जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, नया बन जाता है।
कुल जल का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है 96.5%, जो कि लवणीय जल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहकर पुकारा? आधुनिक भारत के मंदिर। किस नहर के कारण राजस्थान में वर्षा जल संग्रह में कमी आई? वेरी गुड, इंदिरा गांधी नहर के कारण। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम में। भारत का सबसे ऊंचा बांध। जब हम खड़े होते हैं तो हमारी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, भाखड़ा बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। किस राज्य में वर्षा जल संग्रह अनिवार्य है? लास्ट में हमने बात की थी वर्षा जल संग्रह कंपलसरी है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो गई। तमिलनाडु में। किस राज्य में वर्षा जल संग्रह के लिए भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं? भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं राजस्थान में। दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने कराया? हौज खास का निर्माण कराया इल्तुतमिश ने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।